हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और जैसे कि आपको पता है, सीएसआर के भी आपके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। दिसंबर के महीने में एग्जाम है, सो आई थिंक आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, दैट इज बेट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके सीएसआर नेट हो, सेट की एग्जाम हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर हो, हर एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम होता है। सो अगर आपने सीएसआर नेट की तैयारी की है, कर रहे हो दिसंबर के लिए, सो प्लीज डू फिल दिस एग्जाम फॉर्म एज वेल, क्योंकि ये एग्जाम का सिलेबस भी काफी हद तक रिसेंबल करता है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा आपका कट ऑफ चेंज होगा, यहाँ पे सिलेबस में कुछ चीजें ऐड ऑन होगी। क्या चेंजेस है वो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। सो डू वॉच दिस थिंग एंटायरली, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बेट। बेट का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो एग्जाम होती है बच्चों, ये डीबीटी स्पॉन्सर्ड होती है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो उनके थ्रू जीआरएफ मिलता है। इसमें कैटेगरीज भी होते हैं 1 और 2। क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो आज हम क्या क्या बात करेंगे, तो पहले तो मैं बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है। सीएसआर नेट के बाद में बैठ मत जाना, कुछ महीनों में ही आपकी एग्जाम आ जाती है। लास्ट ईयर एग्जाम स्केड्यूल हुई थी अप्रैल के महीने में। सो यूजुअली दिस एग्जाम इज स्केड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस साल 2023 में एग्जाम पोस्टपोन होकर मई में चली गई थी, बट आप लोग उसका वेट मत करना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि भाई अप्रैल में हम लोगों को ये वाली एग्जाम भी टारगेट करनी है। ठीक है। सो डेट्स कौन कौन सी है, फॉर्म्स कब स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दूंगी। उसके अलावा एक आपको दिया गया है बच्चों की क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो नहीं है खैर, पर कुछ डेट्स आपको ध्यान रखनी, कुछ एज लिमिट होती है, क्या है डिस्कस करेंगे। वी ऑल्सो हैव दिस एज लिमिट, प्लस आपके मास्टर्स किस में होने चाहिए वो भी हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज द एग्जाम पैटर्न, कि भाई अगर आप एग्जाम में लड़ने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, क्या एक फिजिक्स का स्टूडेंट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, केमिस्ट्री वाला दे सकता है कि नहीं, किसी लाइसेंस चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड दी कट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो डीबीटी का एग्जाम बहुत बच्चों का बहुत अच्छा गया था, पर इस बार का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। सो क्या कट ऑफ इस बार का गया था और आपको कितना टारगेट करना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डीबीटी का एग्जाम बहुत लोगों का बहुत अच्छा गया था, बहुत श्योर थे हमारे बच्चे एग्जाम निकल जाएंगे करके, पर रिजल्ट उन्हीं का आया है जिनके स्कोर काफी अच्छे थे। तो क्या कट ऑफ आया था, क्या आपको बेसिक स्कोर करना है, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, बेट का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड दिस इज कंडक्टेड बाय डीबीटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं फेलोशिप के बारे में, तो जैसे कि बाकी एग्जाम्स के फेलोशिप सबके इंस्टीट्यूट्स अलग अलग होते हैं, किसी को सीएसआर दे रहा है तो कहीं पे आईसीएमआर है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, तो आपके सारा फेलोशिप जो रहेगा वो डीबीटी स्पॉन्सर्ड रहेगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्पॉन्सर करने वाले हैं हमारे सारे फेलोशिप को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो पहली बात तो ये कि एग्जाम की डेट्स क्या होगी। अब ये जो डेट्स आपके सामने मैं लेके आई हूँ बच्चों, ये एग्जाम हमारी वो है जो लास्ट ईयर में जिस पैटर्न में देखा गया था, मैं वो डेट्स आपके लिए लेके आई हूँ। बट ट्रस्ट मी, ये भी अपना एग्जाम एक रेगुलर पैटर्न में ही सेट करते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज द एग्जाम डेट जो इस साल दिया गया था, 2023 में दिया गया था, बट 24 में भी हम लोग लगभग अप्रैल मैक्स मई में जा सकती है एग्जाम, बट उससे डिले वो लोग नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना है, फॉर्म्स हमारे मार्च में ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वंस यू आर डन विद द सीएसआर नेट एग्जाम, ऑफ कोर्स आप गेट को टारगेट कर सकते हो फेब में, और फिर मार्च में हमारा आने वाला है डीबीटी का एग्जाम, सॉरी मार्च में फॉर्म्स आ जाएंगे, अप्रैल में एग्जाम आएगा, तो उसके बाद में तुरंत आप लोग इसकी प्रिपरेशन में भी लग जाना। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों डेट्स के बारे में, तो 10 मार्च से हमारे फॉर्म्स अवेल हो गए थे। आपको प्रॉपर टाइम दिया गया था, यहाँ पे 20-21 दिन का टाइम दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, एंड अप्रैल के महीने में हमारा एग्जाम हुआ था, पर इस बार नहीं हुआ था, मई में इट वॉज पोस्टपोन। ध्यान रखना, जब भी फॉर्म्स आते हैं ना, ज़्यादा देरी मत किया करो,
देरी करने से क्या हो जाता है, तो कभी कभी वेबसाइट में एरर आता है लास्ट डेज में, कभी कभी पेमेंट का इशू आता है, कभी डबल पेमेंट हो जाती है, तो मैम वापस कैसे ले, सेकंड पेमेंट का वेट करेगा फर्स्ट रिफंड, तो दिक्कतें होती है। सो इट्स बेटर कि जब आपका फॉर्म आ जाता है 1 हफ्ता मैक्स उसके अंदर आप फॉर्म फिल कर दो। जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या क्वेरीज है, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड हियर नाउ। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट, प्लीज रिमेंबर मार्च में फॉर्म्स आ जाएंगे। जिस दिन फॉर्म आ जाएगा आपको हमारे चैनल पे उसका भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों की क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अपीयर हो सकते हैं। सो बैचलर्स एंड मास्टर्स जिन्होंने किया है, एंड कहाँ पे, तो इन डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस, ध्यान रखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेस के हैं, जो प्योर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, वही एलिजिबल होते हैं हमारे इस एग्जाम में अपीयर होने को। और ध्यान रखना है कि जो बच्चा फाइनल सेमेस्टर में है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एमएससी क्वालिफाइड बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप फाइनल सेमेस्टर के अंदर भी हो, इन दैट केस ऑल्सो आप एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। एक कैटेगरी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं RA का मतलब होता है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। तो आप इस RA, आपको आपके हेड की साइन वगैरह लगती है, डिपार्टमेंट का आपको थोड़ा सा अप्रूवल लेना पड़ेगा, फॉर्म में एक साइन लगेगी वहां से, तो स्टैम्प साइन आप लोग ले लेना, और आप लोग भी इस एग्जाम को डेफिनेटली अपीयर हो सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो आई सजेस्ट कि आप एक बार एग्जाम को ट्राई करके देखो, क्या पता आपको एक अच्छा स्कोर आ जाए, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। आप जो भी पढ़ते हो अपने मास्टर्स के अंदर में, उसी को थोड़ा सा एनहांस वे में एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग नाउ फॉर CSI नेट और एनी अदर एग्जाम, डेफिनेटली गो फॉर इट। प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो जाके देख के आओ कि क्या पैटर्न होता है, कैसे अपीयर करना है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सो डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो है, जो मास्टर्स कर रहा है, जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, वो स्टूडेंट भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों की आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, तो यस द रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स अगर आप बिलोंग करते हो टू जनरल, EWS और OBC कैटेगरी, या फिर आपके होने चाहिए कम से कम 55% मार्क्स अगर आप बिलोंग करते हो टू SC ST PWD। आई ऑलवेज सजेस्ट दिस टू माई स्टूडेंट्स कि एक 60% का अबव आपका स्कोर हमेशा आप मेंटेन किया करो, बिकॉज 60% अबव मीन्स फर्स्ट डिवीजन एंड दैट लुक्स गुड इन योर रेज्यूम एंड एवरीथिंग। सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन द 60%, बिकॉज बार्क वगैरह में भी आपका क्राइटेरिया वो 60% मांगते हैं, उस केस में फिर वो हर जगह 60% आ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना जो मार्क्स है MSc का वो 60% अबव रखो, ताकि आप हर एग्जाम के लिए एलिजिबल रह सको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों एज लिमिट की, देखो एक टाइम था जब कुछ एग्जाम्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हुआ करते थे कि आप 3 बार दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, पर एग्जाम तो साल में एक बार ही होती है। सो ध्यान रखना, साल में एक बार एग्जाम हो रही है हमारी, और एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, उसके ऊपर फिर वो JRF वगैरह आपको नहीं देंगे। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इट इज 28 ईयर्स फॉर द जनरल एंड EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, इट इज up to 31 years for the OBC students। ओके, 31 years तक OBC स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो SC ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी है, प्लस ऑल दी वुमेन्स, दे हैव अ रिलैक्सेशन, एंड ये 33 years तक ये एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां से JRF को अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग कि एज लिमिट काफ़ी है, एंड आपके पास प्रॉपर टाइम है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, तो गो फॉर इट। साल में एक बार होती है एग्जाम, उसको भी ध्यान में रखना है कि साल में 2 बार नहीं हो रही है कि आप एक बार नहीं तो दूसरी बार अटेम्प्ट कर लोगे। प्रिपेयर वेल एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम ईजी है, कट ऑफ हाई है, मतलब एग्जाम ईजी होता है। आपने अगर स्मार्टली काम किया तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो विद इन दिस एज लिमिट एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम, देखो बच्चों बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के पैटर्न को पहचानना। अगर आपको पता है कि क्या पैटर्न में एग्जाम है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है टू अटेंड दी फाइनल एग्जाम। अगर मैं बात करूं आपके DBT के एग्जाम की, तो बच्चों इसमें 2 सेक्शंस होते हैं आपके, सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है। सेक्शन A में आपको दिए जाते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको आते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, एंड ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको यहाँ पे चॉइस नहीं मिलेगी कि आप any 2 any 3 सॉल्व करो, आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये काफ़ी इजी होता है, आपको 10+2 लेवल का आता है, पर ध्यान रखो इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी चीज़ें होती है,
जनरल साइंस है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, जनरल एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बायोटेक तो थोड़ा सा पूछा जाएगा, बट उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। 50 क्वेश्चंस है। डज नॉट मीन कंपलसरी का ये मतलब नहीं कि पूरे 50 सॉल्व करके आने हैं, जितने आपको सही आते हैं उतने आप सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट 50, ठीक है, बट ये मत करके आना कि कंपलसरी बोला है मैम तो हम पूरा सॉल्व करके आगे, नहीं। जितना अगर आपको 40 करेक्ट आते हैं 40 अटेम्प्ट करके आओ, 30 आते 30 अटेम्प्ट करके आओ, नेगेटिव में मत जाना। बिकॉज देखो बच्चों, यहाँ पे हर क्वेश्चन के होते हैं 3 मार्क्स, ठीक है, हर सवाल 3 मार्क का होता है। अगर गलत हो गया तो आपके 1 मार्क माइनस भी होंगे। तो जो आप मार्क्स अर्न करोगे वो लूज भी कर सकते हो अगर आपने नेगेटिव मार्किंग में चले गए और आपने गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। 50 क्वेश्चन का एग्जाम है, कंपलसरी है, डज नॉट मीन पूछे 50 सॉल्व करोगे। अगर आप श्योरली 30 भी सॉल्व करते हो, सही करते हो, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने 40 सॉल्व के 10 गलत हुए तो क्या हो जाएगा, 30 तो सही है पर 10 गलत के आपके 10 मार्क्स भी चले जाएंगे, तो आप 10 मार्क्स लूज करें। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। जो आप शॉर्ट हो, जितना आप एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हो उतना ही आपको ये चीज हेल्प करेगी। इससे मैं आपको अगर एक अच्छी चीज बताऊँ सेक्शन बी के बारे में, तो सेक्शन बी तो भाई आप लोगों के लिए एकदम बून है। क्यों ऐसे, तो देखो आपको यहाँ पे मिलते हैं बच्चों 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस है, उनमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, बहुत कमाल की बात। आपके पास चॉइस है और यहाँ के सारे क्वेश्चंस हमारे प्योर बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं। यहाँ पे कोई मैथ्स केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, कोई एप्टीट्यूड नहीं आ रहा है, ऑल दीज आर प्योर बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 150 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैम कैसे पॉसिबल है, हम 50 क्वेश्चन कैसे ढूंढ लेंगे, भाई पेपर का टाइम कम है, हमको इतना कब कैसे करना है। तो बच्चों इसके लिए हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पूरे PYQs जो है सारे एग्जाम्स के हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जस्ट गो एंड विजिट दोज पेजेस कि जाके देखो कि कितने MCQs है, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल होता है, क्या पैटर्न होता है, आपको कितना टाइम लग रहा है, हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू फास्ट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। ये सारा आप तब कर पाओगे जब आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। सो मॉक टेस्ट, PYQs, पेपर सारा अवेलेबल है वेबसाइट पे, गो एंड चेक दैट फीचर एज वेल, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि सेक्शन बी में हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मार्किंग सेम है बच्चों कि यहाँ पे भी आपको 3 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग के 1 गलत हो जाएगा। तो एनी 50 का मतलब नहीं कि आपको पूरे 50 करने हैं, आप यहाँ से अगेन 40 कर सकते हैं, पर वो सही करना, गलत करोगे तो आप माइनस में जाओगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे 50 ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि जब आपका कट ऑफ देखोगे तो आप बोलोगे बाप रे इतना कट ऑफ कैसे आ सकता है। तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, DBT की एग्ज़ाम जो आपकी बेट की जो एग्ज़ाम है ये थोड़ी इजी एग्ज़ाम होती है। आपके पास काफ़ी चॉइस है करने के लिए, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं। तो इफ यू प्रिपेयर वेल एंड गेट दैट स्कोर, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, अगर हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो है वो इसमें 2 कैटेगरीज में होता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब क्या डिफरेंस है कैटेगरी 1 एंड 2 में, तो मैं आपको बताऊंगी कट ऑफ में कि भाई क्या कट ऑफ आपके 1 एंड 2 में आता है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है कैटेगरी 1 एंड 2 में। तो बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी, जो कैटेगरी 1 में आते हैं दे कैन अवेल फेलोशिप ग्रांट अंडर द DBT JRF प्रोग्राम। उनका जो फेलोशिप रहेगा उनको DBT JRF प्रोग्राम के थ्रू उनको फेलोशिप जो है वो मिल सकता है। स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर PhD प्रोग्राम। आप पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी PhD के लिए अपना को एनरोल कर सकते हो, आपको DBT का ग्रांट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो, इन दैट केस भी आप एलिजिबल हो, पर इस केस में आप DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में जाते हो। जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, आई थिंक आपके भी कॉलेजेस में आपने कभी पढ़ा होगा, कहीं पे बैनर लगा होता है कि DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट वाज कंडक्टेड इन दिस। तो जो भी DBT के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं आप उनमें काम कर सकते हो, यहाँ भी आपको फेलोशिप मिलती है। पर ध्यान रखना है कैटेगरी 2 आर नॉट एंटाइटल्ड कैंडिडेट फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम द DBT JRF प्रोग्राम। तो आपको DBT JRF प्रोग्राम के अंडर फेलोशिप नहीं मिलेगी, पर यस उनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन प्रोजेक्ट्स में आप लोग काम करके वहाँ से प्रोजेक्ट में जो भी फंड आता है उसमें से आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट जो है वो दिया जाएगा,
ठीक है। सो अमाउंट आपको दोनों जगह मिलने वाला है, बट जो सोर्स है अमाउंट का वो चेंज हो रहा है। वहां पे आपको डीबीटी स्पॉन्सर्ड है, वो डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम के थ्रू मिल रहा है, और यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम नहीं है, बट जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं डीबीटी के, उस फेलोशिप, उस जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी उनका बजट होगा 10 लाख 20 लाख, उसमें से आपको एक अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई क्या कट ऑफ आया है, कितना कट ऑफ जाता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था बच्चों की, कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस एग्जाम में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के नहीं निकल पाते रिजल्ट, बिकॉज दे थॉट कि 60% तक मार्क्स से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो वाई टू टेक मैनी रिस्क। तो उस चक्कर में क्या हुआ था, तो आप देख सकते हो, जो जनरल कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनका कैटेगरी 1 का परसेंटेज वॉज 73.67। अगर हम बात करेंगे बच्चों कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की, तो आप देख सकते हो परसेंटेज का सिर्फ डिफरेंस है, हार्डली 2 से 3% का डिफरेंस आ रहा है। 73 वहां पे है, यहाँ पे 71.67% है। मार्क्स इट इज 221 एंड यहाँ पे मार्क्स होता है 215 का। ठीक है, सो इतना मार्क्स जो है वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पे 64.67 एग्जैक्टली सेम है ओबीसी का भी। देन अगर आप देख सकते हो तो एससी में है 56.33, एसटी एंड डीए में आता है बच्चों 50.33, 50.33। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हो, आपको उस कैटेगरी का कट ऑफ देखना है, एंड प्लीज ट्राई टू स्कोर, इससे ज़्यादा ही आप स्कोर करना, बिकॉज हर साल ये कट ऑफ बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो डेफिनेटली कम होने के चांसेस भी है, बट अगर पेपर थोड़े ठीक ठाक लेवल का होता है, मिड लेवल का होता है, तो उसके में बच्चे आराम से इतना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, सो कैटेगरी 1 एंड 2 में आप सब जगह देख सकते हो, हार्डली आपके सिर्फ 2% का डिफरेंस है। 56, 54 है, 64, 62 है, 50, 48 है, तो आपको 2% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो लुक फॉर योर कैटेगरी। कट ऑफ इसलिए नहीं होता है कि इतना सॉल्व करके आना है, कट ऑफ इसलिए होता है कि मिनिमम इतना तो सॉल्व करके आना है। ऑलवेज एम की हमको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, और इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब भी आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे इसको तो किसी भी तरीके से अचीव करना है। Whenever you try for any full length mock test, आप कोई पेपर निकाल के देखते हो, तो आप ट्राई करो कि भाई इतने नंबर में कहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर कोई इस कैटेगरी में आएगा तो आई सजेस्ट कि आप 75% का टारगेट करो इन एवरी मॉक टेस्ट, ताकि अगर आप 75 को अचीव कर रहे हो इन टेस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली फाइनल्स में आप वहाँ तक पहुँच जाओ। और अगर आप मॉक टेस्ट में नहीं ला पा रहे हो तो निराश होने की बात नहीं है, ये कौन सा फाइनल एग्जाम है, फाइनल को तो टाइम है ना, तब तक आप इम्प्रूव कर लोगे। तो कभी भी डिसअपॉइंट मत होना खुद से, कभी भी खुद को नेगेटिव इसमें मत लेके चले जाना कि यार नहीं आ रहा है कट ऑफ, मैम 75 तो नहीं आ रहा, 60 पे आ रहा, हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। क्या पता एग्जाम उस दिन आपका साथ दे दे। कभी कभी हो सकता है कि जिस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हो, बाकी उन्होंने उसको छोड़ दिया हो, तो आपका रिजल्ट ऊपर आ सकता है। तो डोंट गो थिंक लाइक दिस कि हमारा नहीं होगा या क्या, बट जस्ट रिमेंबर कि आपको एक अच्छा स्कोर लाना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। जस्ट लुक फॉर दिस एंड ट्राई टू स्कोर, इससे कम से कम 5-6% तो आप लोगों को ज़्यादा स्कोर करने का हमेशा ट्राई करना है। तो दैट इज फ्रॉम माई साइड अबाउट द डीबीटी एग्जाम स्टूडेंट्स। जो भी आपकी बेट की एग्जाम होती है, हर साल अप्रैल में ही होती है, इस बार मई में हुई थी, पर आप लोग उसके पीछे मत रहना। मुझे पता है फॉर्म भरने की भी डेट एक्सटेंड होती है, पर आप लोग उसका वेट कभी मत किया करो। जब भी डिटेल्स आ जाती है, फॉर्म फिलिंग आ जाती है, तो फॉर्म फिल कर देना। एंड हमारे चैनल के ऊपर में हम लोग कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, किसके लिए आपको टारगेट करना है, फॉर्म्स कौन से आ रहे हैं। सो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स फॉर ऑल द एग्जाम्स इन आवर चैनल ओनली। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी अबाउट दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हो, एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू ऑल। सो सी यू ऑल वेरी सून एवरीवन स्टूडेंट्स। टिल देन कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, प्लीज पिन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल। सो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।